1 जुलाई से बीएनएस अप्लाई होने वाला है, भारतीय न्याय भारतीय शुल्क। न्याय संहिता जी। सही था ना? तो वो क्या है? पहली बार सीजीआई चंद्रचूड़ वैसे दिखते हैं जैसे वो इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं ऐसे? एडजर्नमेंट लेने के लिए मेरे को भेजा गया। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई vividly remember justice chandrachud was हम्म। there। ऑनलाइन फाइलिंग हाँ, मतलब जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं उसकी तरह ही। उसकी तरह पूरी पिटिशन सब फाइल होती है हम्म। वो। इसके अलावा सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिसेंटली एक पब्लिक फोरम में उन्होंने एक बात कही थी कि जो ट्रायल्स होते हैं या एबडक्शन क्या होता है वो जो है वो दोनों वो एआई के बेसिस पे करेंगे। तो अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उनकी इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वैभव शुक्ला के बारे में। वैभव शुक्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हैं। उनसे हमने बात करी उनके एक्सपीरियंसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के साथ, और साथ में बीएनएस जो रिप्लेस करने वाला है इंडियन पीनल कोड को, उसके बारे में। तो वो क्या रिप्लेसमेंट हुए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जब आप ट्रैफिक चालान कटवाते हो कई बार, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा जो हार्डवेयर रिप्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में हमने बात करी है। क्या सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कैमरा, तो आप चाहे लॉ स्टूडेंट हो ना हो, बट लॉ आपके जीवन का एक अनुभव है, तो इस पॉडकास्ट को सुनिएगा पूरा। तो वैभव कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया भाई। और क्या चल रहा है आजकल? बस ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो चूज किया है हाँ। उसके बारे में काफी देख करके समझ करके, मतलब दी मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है उसको। मिस इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है तो जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सबसे ज्यादा, और जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं उन पे जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है आजकल के लॉ के थ्रू, कितने लेवल पे वो लोग सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स बना रहे हैं लॉ के बारे में? देखो भाई, एक ये जो इशू है हाँ। ये बिजनेस इशू, मतलब? ये डर का बिजनेस है। अच्छा। जब तक आप लोगों को डराएंगे नहीं, हाँ। लोग आपके पास क्यों आएंगे? आप को क्यों अप्रोच करेंगे? देख, इंफॉर्मेशन हर एडवोकेट के पास में सेम अवेलेबल है। हम्म। वो अप्लाई कैसे करता है वो डिफरेंट। हमारा जो फील्ड है वो आपको एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करता। मतलब लॉ की फील्ड एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं अगर करता? आप एडवोकेट हैं तो आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, हम्म। आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। हम्म। दैट इज नॉट अलाउड। अब बट लोग कैसे जाने आपको? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में इंफॉर्मेशन दें। हम्म। बट इंफॉर्मेशन सबके पास सेम अवेलेबल है, हाँ। तो वो इंफॉर्मेशन आपको डरा के देनी पड़ेगी लोगों को। अच्छा। कि क्योंकि डरे हुए लोग वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास आएंगे क्योंकि आपने उनको उस डर से निकलने का रास्ता बताया था। वो उनको इफेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, दैट वाज बियॉन्ड द पॉइंट। हम्म। बट आपने डरा दिया, आपका काम हो गया। और इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऑल्दो वो इंफॉर्मेशन हो सकता है सही हो, प्रॉब्लम वो इंफॉर्मेशन दी कैसे जा रही है उसमें। नए लॉज बन गए हैं, नया सिस्टम अपलोड कर दिया गया है जिसमें इस टाइप का चेंज है जहां पे आप फंस जाएंगे। और ज्यादातर ये केसेस टारगेट करे जाते हैं मेन को, ईदर थ्रू मैरिज के लॉज और थ्रू रिलेशनशिप एसोसिएटेड लॉ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, एक अ, कोई लीगल इन्फ्लुएंसर है, आई एम नॉट श्योर ऑफ द हम्म। नेम, हम्म। जिनका ये कहना था कि क्योंकि अब नए लॉज जो आ रहे हैं उसमें प्रोविजंस हैं कि अगर आपने किसी को शादी का वादा किया और फिर वो वादा नहीं फुलफिल किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा इफ देयर वाज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। बट ये चीज नई नहीं है, ये चीज पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इसका सेक्शन अलग कर दिया गया है, मानता हूं,
लेकिन पहले उसी एक सेक्शन में ये चीज एग्जिस्ट कर रही थी। तो अलग अलग तरीके डराने के उससे काम चला रहे हैं। ठीक है। तो ये वास्ट स्प्रेड पे हो रहा है, हम्म। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें वेबसाइट्स के बारे में, तो आजकल जो है एक लॉयर का काम एक वेबसाइट वाले ने करना शुरू कर दिया है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, आई डोंट थिंक कि मुझे नाम लेना चाहिए। तो वो आपके लिए राशन कार्ड बना के दे सकते हैं, वो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऐसे बहुत से काम वो करके दे सकते हैं। मैं अग्री करता हूँ कि इसमें हाँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं हाँ। जो बहुत इजीली आपको एक वेबसाइट के थ्रू हो जाते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे आनी शुरू होती है यूजुअली जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल काम आ जाता है। राशन कार्ड बनवाना ये सारा काम जो है हुँ, एक वेबसाइट के लिए बेहतर भी है, आसान भी है और सस्ता भी है, क्योंकि वो बल्क में काम कर रहे हैं वही सेम काम। हुँ, उसके लिए आप किसी एडवोकेट के पास जब जाते हैं, हुँ, एक तो उस एडवोकेट की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है आपको। आपको किसी फील्ड एक्सपर्ट की जरूरत है यूजुअली। आप जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की जरूरत है और एक अग्रीमेंट की जरूरत है। अग्रीमेंट जो है वो एक एडवोकेट बना सकता है। उसके बाद जो रजिस्ट्रार पे काम है उसमें एडवोकेट का खास काम नहीं, अग्रीमेंट तक था उसका। तो वैसे सिचुएशन में ज्यादातर जो स्टैंडर्ड अग्रीमेंट होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वेबसाइट इजीली कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम आपका कोर्ट केस देख लेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वेबसाइट एआई बेस्ड नहीं, वेबसाइट एडवोकेट्स को ही हायर कर रही है। बेसिकली वो एक डेटाबेस क्रिएट कर रही है जहां पे वो एडवोकेट को अपना नॉट एज एन एम्प्लॉय, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह उसको काम करवा रही है। आप अपनी क्वेरी डालते हैं, उस क्वेरी को वो किसी एडवोकेट को या तो खुद से असाइन कर देते हैं या फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप हुँ, चूज कर लीजिए। आप जब आप चूज करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल है उस एडवोकेट के बारे में। पॉसिबली 3-4 लाइन उसके बायो में जो लिखी होंगी, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। उसकी वेरासिटी चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वेबसाइट्स भी अपनी तरफ से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मतलब लॉजिकली प्रोवाइड कर सकती हैं कि ये एडवोकेट उनकी वेबसाइट पे कितने टाइम रहा। तो उस सिचुएशन में जहां ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक डिफरेंस आता है आप एक एडवोकेट से कराएं या दूसरे से कराएं। तो क्वालिटी ऑफ लीगल एडवाइस विच इज प्रोवाइडेड बाय दीज वेबसाइट्स अक्सर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें। अच्छा। इसके बाद अगर बात करें अपन, तो 1 जुलाई से बीएनएस अप्लाई होने वाला है, भारतीय न्याय संहिता। सही बोल भारतीय न्याय संहिता जी। सही था ना? हाँ, हाँ। जो भी है। तो वो अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या है? पहली बात ये बताओ। तो इंडिया में हाँ। कानून दो तरीके के हैं। एक आपके फौजदारी कानून हो गए, हुँ, क्रिमिनल लॉज। हुँ, एक आपके दीवानी कानून, सिविल लॉज। जी। जो ये क्रिमिनल लॉ है ये गवर्न होते थे, कुछ क्रिमिनल मेजर एक्ट होते हैं और कुछ क्रिमिनल माइनर एक्ट्स होते हैं। माइनर एक्ट बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस को कंसिडर करते हैं, जैसे यूपी में एग्जिस्ट करता है गैंगस्टर एक्ट, एक एग्जिस्ट करता है। उसका वैसे तो काफी लंबा है बट वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्रिमिनल माइनर एक्ट हो जाता है स्टेट का। प्राइमरीली जो क्राइम होते हैं वो जज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्ट। तो इंडियन पीनल कोड करके एग्जिस्ट एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, भारतीय दंड संहिता। तो वो क्रिमिनल लॉ जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो पीनल कोड को अब रिप्लेस कर रहे हैं। ये इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों के टाइम से सेम चला आ रहा था। अमेंडमेंट्स होते थे उसमें, चीजें चेंज होती थी, बट ओवरऑल लॉ का जो पैटर्न था वो सेम। अब उसका उसको रीपैकेज करके कह सकते हैं, कुछ नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं। जैसे अब
कुछ चीजें जो ऑब्सोलीट हो चुकी थी जैसे सेडिशन के लॉज, तो उनको हटा दिया गया है। ऑल्दो सिमिलर प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सेडिशन एज जो कॉलोनियल एक हिस्ट्री थी, उसको हटाने के लिए, इन सब को करने के लिए भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता को क्यों लाया गया? तो मेन रीजन उसको लाने का यही है कि देखिए, आपको लॉ दिया गया, क्रिमिनल लॉ आपका दिया गया लॉ। मकौले लॉर्ड ने, मैकॉले। हाँ, हाँ। वो लॉ ड्राफ्ट किया, इंडियंस को परोस दिया। हम्म। अब ये परोसे हुए चीज को आपको अपना बनाना था, अपने हिसाब से चीजें उसमें डालनी थी। बहुत सारे, अब आपको मैं बताऊं, हर हर जगह, हर स्टेट में चीजें चेंज होती रहती हैं। हर स्टेट के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हर स्टेट के अपने क्रिमिनल अमेंडमेंट्स, जैसे कुछ इश्यूज में चीटिंग एक ज्यादा सीरियस ऑफेंस है तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स में, कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। वो एक ज्यादा बड़ा इशू है महाराष्ट्र जैसे स्टेट। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको लोकल लॉज में चेंज करना पड़ता। तो अगर ये चीज स्टेट लेवल वाइज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये एज अ कंट्री होल तो एग्जिस्ट करती रहे। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए आपको अपने लॉज चाहिए, हेंस ये भारतीय न्याय संहिता। अच्छा, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बीएनएसएस एस को, बीएनएस को? तो इसमें एक इशू है प्राइमरीली। देखिए, ये इंडिविजुअली इंप्लीमेंट होना आसान है, क्योंकि आपको लॉ के प्रोविजंस चेंज हो, आप नए प्रोविजन, नए डेफिनेशन चीजों की, कुछ चीजें जो नहीं एग्जिस्ट करती थी उनको एग्जिस्टेंस में, या हो सकता है जो पहले कोई क्रिमिनल माइनर एक्ट में एग्जिस्ट करती थी उनको फाइनली एक क्रिमिनल मेजर एक्ट में लाया जा रहा है। अब वैसे सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट करने में पर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एडवोकेट्स को, जजेस को और पुलिस वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जहां पे उनको ये समझना पड़ेगा कि पुराने लॉ अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं और नए लॉ नए डेफिनेशन के हिसाब से वो एफआईआर्स लिखें, वो जजमेंट्स दें। हाँ, ये अभी भी है कि जो क्रिमिनल लॉज के प्रेसिडेंट्स थे, जिनके बेसिस पे देश काम कर रहा था, वो सारी चीजें अब भी वैसी की वैसी चलती रहेंगी। चलती रहेंगी। अच्छा, और ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट का हाल कैसा रहता है, मतलब माहौल कैसा रहता है? तो भाई, सुप्रीम कोर्ट का माहौल का बता पाना, वो एक थोड़ी छोटी कम्युनिटी है। अच्छा। एडवोकेट्स बहुत हैं, बट क्योंकि आप अक्सर वहीं पे होते हैं, आप अपना बहुत लंबा समय वहां पे बिताते हैं, तो ऑलमोस्ट हर कोई हर किसी को जानता है। बाकी, और इंटरैक्टिव फील्ड है, अनलाइक इंजीनियरिंग जहां पे आपको एक तरीके से आइसोलेट किया जाता है कि आप अपना काम करें, अपने टीम से इंटरैक्ट करें या अपने मैनेजमेंट से इंटरैक्ट करें। लॉ में जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे, हम्म। जिनसे आपके सबसे ज्यादा अपोजिंग व्यू है, उनसे आपका सबसे ज्यादा इंटरैक्शन, क्योंकि वही आपके ऑपोजिट केस करने आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक बहुत इंटरैक्टिव जगह है, जहां पे सब, हर कोई हर किसी को जानता है, शायद नाम ना जानता हो तो चेहरे से जानता है, बस इस तो तरीके क्या से। वहां पे भी होता है, जज साहब मेरी बात सुनिए, ये या? ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। हाँ। तो अब तो खैर इस पर बहुत अच्छी बात ये हो गई है हाँ। कि अब यूट्यूब पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आर्गुमेंट्स हैं, हाँ। वो सब अवेलेबल है। हाँ। तो कितना, हाँ, कई बार कुछ हंसी मजाक होता है बीच में, हाँ। तो लेकिन जब आप 7 घंटे 8 घंटे बहस कर रहे हैं, तो यू शुड बी अलाउड सम मोमेंट्स ऑफ फन। फन। अच्छा। वेल, नो, वो एग्जैक्टली फन भी नहीं है। हाँ। अब
मैं और आप बात कर रहे हैं, हम्म हमारे बात में कुछ ऐसी बातें होंगी बीच में जो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि ये काम की बात तो है नहीं। आपके नॉलेज की, आपकी विट की, आपके आर्गुमेंट स्टाइल की पूरी कहानी। तो अगर आपका आर्गुमेंट स्टाइल थोड़ा इंटरैक्टिव है, हम्म जहां पे आप ऑपोजिट साइड से भी बात कर रहे हैं, तो कई बार आप ऑपोजिट साइड के आर्गुमेंट का मजाक उड़ाएंगे। उसके अलावा बाकी मतलब सीजीआई चंद्रचूड़ वैसे ही दिखते हैं जैसे वो इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं ऐसे ही जैसे वो कोर्ट में दिखते हैं या तो न्यूज। इस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट में खासकर ये हाँ। है कि बहुत लोग ये कंसिडर करते हैं हम्म कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं हम्म और जो जजेस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं हाँ। या बहुत मतलब इंटरैक्टिव नहीं है, उनकी लाइफ काफी सेपरेट है। ऐसा नहीं। यूज मैं बताया, क्योंकि कम्युनिटी बहुत छोटी है, आप रोज उन लोगों को देख रहे हैं। तो अक्सर ये होता है, एक इंस्टेंस भी बताता हूँ मैं। तो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, हम्म वकेशन बेंच होती हैं हमारे हम्म सुप्रीम कोर्ट में। वकेशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट वकेशन पे जाता है, तो दो जजेस को या चार जजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम्म वीकली बेसिस पे, रोटेटिंग बेसिस पे हम्म दे सिट। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आते रह सकते हैं, बेल हो गए, इस टाइप के केसेस जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, जो वेट नहीं कर सकते वेकेशन के बाद का। तो आई वाज स्टार्टिंग आउट, मेरे को बोला गया था कि आप एडजर्नमेंट ले लो। एडजर्नमेंट होता है जब जैसे सीनियर एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, या एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन क्रिएट हो रही है जहां पे आज आर्ग्यूमेंट नहीं हो पाएगा, तो आप आज के लिए डेफर कर दो, कभी किसी और डेट पे मैटर की हियरिंग होगी। हम्म तो एडजर्नमेंट लेने के लिए मेरे को भेजा गया। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई vividly remember जस्टिस चंद्रचूड़ was there हम्म कोर्ट में। मैं नया नया, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, क्योंकि फाइल प्रिपरेशन यूजुअली एक जूनियर एडवोकेट का काम होता है, कैसे बननी है, क्या क्या जाना है उसमें, वेरीफाई होते हैं। तो वो मेरी बनाई हुई फाइल थी, तो मुझे आइडिया है फाइल में क्या है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आर्ग्यू कैसे किया जाएगा उस चीज को। ठीक है। तो मैं वहां जाकर के बोलता हूँ कि लॉर्डशिप एडजर्नमेंट। लॉर्डशिप बोलते हैं कि नहीं, यू आर न्यू, यू आर स्टार्टिंग आउट, हम्म वकेशन बेंच है, आज तुम ही बताओ क्या करना है, केस में क्या है। हाँ अब बनाई हुई फाइल है, और मैंने काफी टाइम स्कूल में, कॉलेज में हाँ डिबेट वगैरह ये सब किए हुए हैं। हाँ तो वो डर नहीं है कि वहां पे जाकर के बोल नहीं पाऊंगा। हाँ बट ये चीज जरूर एग्जिस्ट कर रही है कि उस स्टेचर का जज जब बोल देता है तो थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। हम्म खैर, उसमें बोला, क्या सही बोला क्या गलत बोला मुझे नहीं पता, हम्म बट वो पहला ऑर्डर था हम्म जो मेरे आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे स्टार्ट हुआ। मेरे को दिया गया, मेरे फेवर में। अच्छा तो ये है। तो बहुत कूल आदमी है चंद्रचूड़ या फिर वो कैसे हैं मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं? अक्सर जब आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे होते हैं, हाँ कुछ कुछ पॉइंट पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हाँ बट आप वीडियो देख सकते हैं, हाँ अकोमोडेशन मेन इशू हाँ होता है हाँ कि आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं। यूजुअली आपको ये, आप देखेंगे, आप कभी हो ना, आना ना पड़े, हाँ मैं भी यही चाहूंगा। मैं तो आया था ना बट तुमने दिखाई दी है सुप्रीम कोर्ट है पूरी हाँ हाँ, तरीके से तो तो कोर्ट में ना आना पड़े। हाँ वो तो है क्योंकि तो कोर्ट में लोग बाग डिस्प्यूट्स होते हैं लोग सोचते हैं आपसी में निपट जाए कोर्ट ना जाना आ, पड़े क्योंकि तो कोर्ट बहुत। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आना ना पड़े, ये तो हाँ मैं भी चाहता हूँ। हाँ बट अगर कभी ऐसा मौका फंसा जहां पे आप वहां पे हैं, हाँ तो देखेंगे कि बात सुनी जाती है। अच्छा हाँ, हो सकता है फैसला आपके फेवर में ना, तो केस है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, कई बार सेटलमेंट हो जाते हैं वो, लेकिन आपकी बात पूरी सुनी। सुप्रीम कोर्ट में।
हर जगह नहीं बट जुडिशियल सिस्टम में बात सुनी जाती है अच्छा आपकी। देश के हाँ, देश इसीलिए समय लगता है। हाँ 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 नहीं लोग वो तो है बट यार क्या होता है लोग सबसे ज्यादा बोर होते तब बोर बोलो या परेशान तब होते हैं कि जब यार इतना लंबापन को वो चलना पड़ता है लंबे टाइम बाद हियरिंग होती है एक के बाद एक हियरिंग और लगती जाती है हियरिंग लगती जाती है तो उसमें लोगों को क्योंकि मैंने कोर्ट रूम में मैं गया हूँ एक बार मतलब मेरे एक रिलेटिव के उसमें गया था मैं तब देखा था यार मतलब वो सिनेरियो नहीं होता था जो टीवी में दिखाया जाता है इतने लोग बाग ऑडियंस में बैठे इतने लंबे लंबे इतने लोग बैठे ऐसे ऑडियंस की तरह देख रहे हैं वैसा नहीं होता है हाँ, बिल्कुल नहीं होता। वो ड्रामेटिक रीजंस की वजह से वैसे दिखाना पड़ता है। हाँ खैर, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये जो हम्म डिले वाला इशू है। अब ये जो नए लॉज जिसके आपने बात करी थी, बीएनएस, उसमें ये रिजॉल्व हो सकता अच्छा है। तो इसी के साथ में एक नया, देखिए, आपने क्राइम डिफाइन कर दिया, हाँ बता दिया क्राइम होता क्या है। तो वो पहले आईपीसी बताता था, अब भारतीय न्याय संहिता बताता अच्छा है। बट वो क्राइम अगर हो गया तो उसके बाद पुलिस कैसे काम करेगी, कोर्ट्स कैसे काम करेंगी, फिर अगर आपको सजा हो गई तो वो सजा कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें बताने के लिए पहले एग्जिस्ट करता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अब एग्जिस्ट करता है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक नागरिक सुरक्षा संहिता। वो क्या है तो यही कि अब आप ये समझिए कि आप किसी ने कोई क्राइम किया, हम्म अब उस क्राइम को रिपोर्ट कैसे किया जाए, उस क्राइम में पुलिस एक्शन कैसे ले, उस क्राइम में कोर्ट कैसे काम करे, ये सारी चीज डिफाइन करता है प्रोसीजर कोड। ये कोर्ट के प्रोसीजर है, पुलिस के प्रोसीजर्स है। तो उसके लिए एक प्रोसीजरल लॉ बनता है। वो प्रोसीजरल लॉ भी चेंज हो रहा है बीएनएस के साथ। और जो नया आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसको मैंडेटरी किया है कि आपको 2 साल के अंदर में क्रिमिनल केसेस को खत्म करना है। ओके अब हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में कि एविडेंसेस कैसे होंगे, या किसी के एब्सेंट, क्योंकि इसमें ये अभी तक क्या था, डिले का एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो क्रिमिनल है वो भाग गया। और हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर करता है कि क्रिमिनल के एब्सेंट, मतलब अक्यूज्ड के एब्सेंस में, क्रिमिनल नहीं, गलत शब्द हो जाए, अक्सर आरोप लगते हैं, क्रिमिनल बाद में डिसाइड, गलत भी हो सकते हैं क्योंकि, हम्म तो अक्यूज्ड के एब्सेंस में उसको उसका पक्का केस ना चले, क्योंकि उसको अपने तरफ से दलील देने का मौका नहीं मिलेगा। तो वैसे सिचुएशन में कई बार अक्यूज भाग जाता, केस नहीं चलता था, डिले होता था। अब जो नया लॉ है वो अलाउ करता है कि अक्यूज के एब्सेंस में भी आप केस को चलाएंगे। अ, अब इसमें एक बात आती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी बोला था तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मोर की जो डिवाइसेस हैं जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्लाउड है ये सब चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा तो अभी तक एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है वो तुम बताओ तो देखिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड है, हम्म एक हो गया आपका कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म दूसरा हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस मैकेनिज्म के लिए है, पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबको पता है ये बात कि पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली बहुत इंफीरियर हो जाता है। रीजन भी, ये गवर्नमेंट वर्क, इसमें ब्यूरोक्रेटिक रिटेपिज्म होता है बहुत ज्यादा, कि फाइल ही नहीं आगे बढ़ रही। तो अब उस सिचुएशन में जहां पे फाइल नहीं आगे बढ़ रहे, बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। कोर्ट्स के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है सिनेरियो। कुछ हाई कोर्ट्स के पास में भी वो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है
जो दिल्ली और बॉम्बे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अवेलेबल। अच्छा। तो अब वैसे सिचुएशन में जहां पे ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, देखिए, हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्टेट, स्टेट मतलब प्रदेश। प्रदेश। हाँ। और अगर स्टेट गरीब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो प्रोवाइड कर सकता है उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सब जगह एक से इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट आपको नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ऊपर से लेकर नीचे कोर्ट तक। नीचे तक। सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट तो चलो सुप्रीम है, बट जो दिल्ली के हाई कोर्ट में है, वो शायद जबलपुर की हाई कोर्ट या फिर कहीं और के हाई कोर्ट में नहीं है। नहीं मिले। सही है ना? बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ज्यादातर हाई कोर्ट्स में आप अगर देखें तो ज्यादातर हाई कोर्ट फिजिकली फाइलिंग करनी पड़ती है कोई भी मैटर की। दिल्ली हाई कोर्ट में आपको सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग अलाउड है। ऑनलाइन फाइलिंग हाँ, मतलब जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं उसकी तरह ही। उसकी तरह पूरी पिटिशन सब फाइल होती है। हम्म। वो अब इससे फायदा क्या होता है? दिल्ली हाई कोर्ट में आपने ऑनलाइन फाइल कर दिया, वो फाइलिंग हो करके अब देखिए, कोई भी चीज इमीडिएटली कोर्ट पे नहीं भेजी जा सकती। उसकी एक प्रोसेस होती है जो हर चीज को फॉलो करनी पड़ेगी। आप, हाँ, ये जरूर है कि अगर आप लेटर भी लिख करके भेजते हैं हम्म। कोर्ट को हम्म। एड्रेस करते हुए और उसमें कुछ पर्टिनेंट इश्यूज हैं, तो हो सकता है कोर्ट आपको कंसिडर कर ले। बट अगर एक एडवोकेट इन्वॉल्व है तो उसको एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। उसमें कई बार चेंजेस आते रहते हैं। तो जब आप फाइलिंग करते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आते हैं कि ये छोटा सा एरर है, इसको करेक्ट करो, तब फाइल करो। ऑनलाइन फाइलिंग क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में अवेलेबल है, हम्म। उसकी वजह से ये जो डिफेक्ट चेक कर पाने का और मार्क कर पाने का और उसको करेक्ट करने का टाइम बहुत इंप्रूव हो गया। जो हाई कोर्ट में फाइल, आज मैंने अगर फाइल किया तो 2 हफ्ते बाद मैटर लगता था, क्योंकि उसको चेक करके उसमें पेजेस चेंज करना या कुछ ऐसा करना है, जो 2 हफ्ते बाद लगता था, अब वो एक दिन में हो सकती हैं चीजें। तो इस तरीके के सिस्टम हर जगह नहीं अवेलेबल। ज्यादातर हाईकोर्ट अभी भी फिजिकल ही कंसिडर कर। फिजिकली कर। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जैसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, तो मजा आता है, लोगों से इज्जत मिलती नहीं मिलती है? देखो, बुलाया है तुमने भाई, इज्जत तो दो दी है। वो तो अलग ही चीज है। वो तो अपने पुराने संबंध भी है। और हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या, हाँ यार, तो मैंने भी सोचा, मैं चाहता तो यार बैंगलोर के हाई कोर्ट से किसी को बुला सकता था, बट मैंने हम्म। कहा नहीं नहीं, तुम्हें बुलाना सही रहेगा, एक सुप्रीम कोर्ट का आदमी। चलो ये। और बाकी, जब तुम ऑफिस जाते हो, किसी से भिड़ भिड़ जाते हो, तो तुम अपनी आड़ी दिखाते हो, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, ऐसे कुछ करते हो अक्सर मतलब ये पोर्ट्रे तो किया जाता है, क्या? हाँ। लेकिन भाई देखो, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ हाँ। और दिल्ली में पार कोर्ट से नहीं बेस्ड होती। क्या मतलब? मतलब पार का फ्लो जो है वो कोर्ट से नहीं एग्जिस्ट करता। फिर? वहां पे नेता है, अच्छा। वहां पे अरविंद केजरीवाल है वहां पे? नहीं नहीं, मैं सेंटर के नेताओं की बात कर अच्छा, रहा हूँ। मोदी जी का भी वहां पावर है? हाँ, क्योंकि वही, पावर तो वहीं से निकलती है। हर, देखिए, नेता के पास हमेशा वो हार्ड पावर एग्जिस्ट करती है। हाँ। मैं मतलब स्टेट गवर्नमेंट को तो दिल्ली में थोड़ी सी पावर कम है, क्योंकि उसके अपने कैपिटल हाँ हाँ, टेरिटरी वो तो वाले अलग ही इश्यूज बात हैं। है, वो सबको ही वो पता है। काफी वो लंबा तो, वो मीडिया की बात है, वो हर आदमी के पास पहुंच गई है, वो तो तुम, वो तो काफी वो लंबा तुम इशू बताओगे भी नहीं तो भी हर आदमी को पता। हाँ। तो वो तो काफी लंबा इशू है। बट हाँ, ये चीज की आप एडवोकेट छेकड़ी दिखा दिखा देते हैं कई बार, ठीक है, बनता है, कोई भी दिखा सकता है। नहीं, और वैसे बट वो सुप्रीम कोर्ट के मैंने ये भी सुना है कि वो किसी से भी नहीं डरते, लॉयर्स ज्यादातर वो अवध ओझा अवध हो जा। उन्हीं का, अवध ओझा जो हाँ। शायद है, हाँ। उन्हीं उनका ये कुछ है, हाँ। शायद हाँ। उन्होंने बोला था। हाँ। ठीक है, देखिए, आप
अगर जिसको जितना पता है हाँ। वो उसका डर उतना कम होता जाता है। एक अच्छा। आदमी जो अज्ञान में डूबा है हाँ। वो अंधेरे में है, और अंधेरे से अक्सर लोगों को डर लगता है। जितना ज्यादा आप चीजों के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में जानते जाते हैं, उतना ज्यादा आपको पता लगता रहता है कि आपको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। नहीं, तो ये तो तुमने तो सही कहा। डर एज सच, हाँ ठीक बात है, डर का कोई पॉइंट नहीं एग्जिस्ट डर करता। नहीं रहता ना, डर नहीं। एडवोकेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत तो बड़ी। वो हाई कोर्ट के एडवोकेट्स को भी नहीं रहता, और हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो बिल्कुल नहीं रहता। वो क्या परदेसी आदमी हो जाते क्या? नहीं नहीं, उस फिर? वो बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चीजें बहुत अलग है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीजें बहुत अलग, हाँ। दोनों की सिनेरियोज अलग है। आप जब नीचे केस चल रहा है तो उसको, पुलिस वाले को एक्चुअली डांटना है हाँ। अगर वो क्रिमिनल केस कर रहा है तो, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, वो स्टेटमेंट देने आते हैं सर। हम्म। अब वो जब स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें कई बार, देखिए, वो भी इंसान है, वकील भी इंसान है, ठीक है। वकील को गुस्सा आ सकता है, और एक पुलिस वाला कभी कभी कुछ गड़बड़ कर सकता है। हाँ, उसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें एक ब्लंडर्स हो जाते हैं, बट वो आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, उनको एग्जाम्पल की तरह रहने देते हैं। उनको मतलब मेजर नॉर्म नहीं बनाते हैं कि ऐसा ही होता है। पुलिस से अगर कोई गलती हुई तो उसको हाई कोर्ट में अगर कोई कहेगा तो वो जज कहेगा कि बुलाओ इसको, देखते हैं कि इसने इतनी बड़ी गलती करी कैसे। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उसको खड़ा किया जाएगा तो उसको जज नहीं बोल रहा होगा, उसको वकील डांट रहा होगा। ओह माय गॉड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको जब बुलाया जाएगा हाँ। तो जो वकील होगा वो शायद उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो हाँ, उस पुलिस वाले से वकील को इज्जत मिलेगी, हाँ। डर नहीं होगा। डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले से होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले से, मतलब ये उल्टा ही सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये बताओ कि जो ये तो तुमने समझा दिया, ये तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि न्याय संहिता जो है वो कैसे चलती थी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अपने कोर्ट में। अब जी। बात करते हैं अपन पुलिस वालों के लेवल, पुलिस वाले के लेवल पे तुम बताओ कि क्या है। तो पुलिस यूजुअली जहाँ पे प्रॉब्लम में आती है वो है, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उन सेम प्रॉब्लम जो कोर्ट फेस करते हैं वो पुलिस मैकेनिज्म भी फेस करता है। अब जो स्टेट, क्योंकि पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस ये स्टेट का मामला है, प्रदेश देखता है इस चीज को। तो पुलिस को क्या मिल रहा है ये स्टेट डिसाइड करे। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसके पास पैसा कितना है इस चीज पे लगाने के लिए, देखिए, हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटी होनी पड़ती है, ठीक है। तो उस प्रायोरिटी के लिए लोगों को बेनिफिट देने के लिए आपको कुछ चीजों को पीछे रख करना हो। कैसे? अब जैसे इसमें मैं बताऊं आपको, हाँ। एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। कुछ टाइम पहले तक जब उड़ीसा बहुत गरीब स्टेट, उसका गरीब होने का प्राइमरी रीजन था कि वो जो पैसा उसके पास टैक्स से आ रहा था उससे ज्यादा पैसा वो स्पेंड कर रहा था। स्पेंड कहाँ कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स पर, अच्छा। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट चेंज होती है वहां की, अभी क्या नहीं, ये बीजेडी जिस टाइम बीजू जनता दल पार में, नवीन पटनायक पार में है, तो उस टाइम की बात है, उनका वो सिचुएशन चेंज करना स्टार्ट करता है जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कम कर, ठीक है। अब और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है उड़ीसा में। उड़ीसा मिनरल रिच होने के बावजूद एक गरीब स्टेट, बहुत मिनरल है उड़ीसा, बट वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की वजह से होता था, क्योंकि कॉर्पोरेशन भी यूटिलाइज करता है उस चीज को। जब ये कम किया गया, उड़ीसा डेवलप करना शुरू किया, बिकॉज अब जो पैसा बच रहा था वो डेवलपमेंट में लगाया। सिमिलरली
कुछ पोजीशन यूपी की थी जहां पे चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज आपने रीऑर्गेनाइज किया अपनी प्रायोरिटीज। तो कई बार आपको पुलिस मैकेनिज्म को कई बार पुलिस मैकेनिज्म ना चाहते हुए भी साइडलाइन हो जाता है। ये और उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स वो कम हो जाती है। अब देखिए, हर चीज के कुछ स्टैंडर्ड्स है, राइट? कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पुलिस पर्सनल्स के कुछ नंबर होने चाहिए पर इंडिविजुअल, डॉक्टर्स के कुछ नंबर होने चाहिए। इंडिया एज अ कंट्री उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं, कई हमारे पास पर कैपिटा डॉक्टर कम है, हमारे पास पर कैपिटा पुलिस वाले भी कम। ठीक है, तो एक पुलिस वाला ज्यादा लोगों को पुलिस कर रहा है, तो वो ज्यादा डिवाइडेड है उसका अटेंशन। इसको हेल्प करने के लिए या तो आपको नए पुलिस वाले हायर करने पड़ेंगे, और इन सब को, क्योंकि अब क्रिमिनल भी तो एडवांस हो रहा है टाइम के साथ में, उन सब को आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ेगा, नया हार्डवेयर देना। जैसे कि आपको उनको साइबर फोरेंसिक्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऑल्दो जो नए लॉज है बीएनएसएस, ये साइबर फोरेंसिक और कंपल्सरी फोरेंसिक्स की बात करते हैं, बट वो प्रॉब्लम जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो स्टेट के ऊपर होता है, वो कई बार फुलफिल नहीं हो पाती। और अगर हो सकती तो सेंटर को और स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वॉट एवर इज सेड लॉ, वो चीज पेपर से बाहर भी दिखे। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से मेरे को समझ में आ रही है, कि अगर आप कैमरा रिकॉर्डिंग्स चाहिए क्राइम की, जैसे नए लॉ कहते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो वो काम वो पुलिस वाला फोन से नहीं कर सकता, क्योंकि वो फोन वल्नरेबल पोजीशन पे भी है। आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो, देखिए, हमारे जो लॉज वो कुछ पोजीशंस पे अलाउ करते हैं कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है पुलिस वालों, बट उसी के साथ में एक कॉन्ट्ररी लॉ एग्जिस्ट करता है कि कई सिचुएशंस में विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं रहती। अच्छा। ठीक है, या कुछ सिचुएशंस में अक्यूज्ड की आइडेंटिटी नहीं दिखानी। अगर किसी ने क्राइम किया जो छोटा है एज में, 18 साल से नीचे का, तो उसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं होनी चाहिए लोगों, ताकि वो अगर जब सुधर, क्योंकि हम लोग सुधार पर विश्वास है, तो अगर वो सुधरता है, वापस सोसाइटी में जाता है, हाँ। तो सोसाइटी उसको, उसका बहिष्कार तिरस्कृत ना करे उसको। तो इसलिए हमको कुछ केसेस में अक्यूज की आइडेंटिटी छुपानी है, कुछ केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी छुपानी है। वो काम पुलिस वाला अपने फोन से नहीं कर सकता, आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा आइडेंटिटी कैसे करी जाती है। आपको हो सकता है एआई प्रोवाइड करना पड़े, यहाँ पे आप उस व्यक्ति का चेहरा फीड करके उस पर ब्लर करवाएं, क्योंकि अक्सर देखा होगा कोई न्यूज मीडिया में हो जाता है, काले कलर का मास्क पहना। नहीं नहीं, न्यूज में क्या ब्लर करते हैं चेहरे को, हाँ 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 बट मूवमेंट होता है तो वो चेहरा बाहर आ गया। हाँ। अब जो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का मीडिया वाला ही काम कर रहे हैं, अगर वो उनमें ये एरर हो जाए, तो पुलिस में तो ये एरर बहुत ज्यादा हो सकता है। और आइडेंटिटी रिवील करने से अक्सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने अपने एक बायोग्राफी लिखी, जिसमें किसी विक्टिम की आइडेंटिटी उन्होंने रिवील करी थी। आई एम नॉट वेरी श्योर कहाँ पे थे वो, मैंने न्यूज में देखा था। अब उनपे क्रिमिनल केस चल रहा है। नाउ उनके पार्ट पे डेलिबरेट था आइडेंटिटी रिवील करना, केस चलेगा आगे, पता लगेगा कि
कितना मतलब उसका हम्म इंटेंट किस टाइप का था, उसके बेसिस पे हो गई सजा शायद। हम्म। बट अगर कोई पुलिस वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है हाँ और उसमें एरर हो जाती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको सस्पेंशन मिल जाए ना। नहीं होना चाहिए जो चीज, उसके एरर नहीं है अगर आपने उसको सिखाया नहीं। मीडिया से भी एरर हो रही है जिसका काम ही प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, तो ये चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इसके अलावा सीजीआई चंद्रचूड़ ने रिसेंटली एक पब्लिक फोरम में उन्होंने एक बात कही थी कि जो ट्रायल्स होते हैं या एबडक्शन क्या होता है वो जो है वो दोनों वो एआई के बेसिस पे करेंगे। तो देखो, बहुत ह्यूमैनिटी चाहिए, हम्म खासकर क्रिमिनल ट्रायल्स। कुछ ऐसे केसेस हैं हम्म जो आप अपनी ह्यूमैनिटी डिसाइड कर सकते हैं। एआई मेरे हिसाब से उस स्टेज पे नहीं है जहां पे वो ह्यूमन जजेस को या ह्यूमन एडवोकेट्स को रिप्लेस कर सकता। अच्छा। देयर इज अ पॉसिबल फ्यूचर, हम्म असिस्ट कर सकता है, मैं मानता हूँ जजेस को भी असिस्ट कर सकता है, एडवोकेट्स को असिस्ट कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ केसेस जहां पे काम आ सकता है, तो चालान जो होता है, चालान इशू होता है थ्रू एन एआई सिस्टम ओनली। अभी इंडिया में हाँ, एआई सिस्टम से चालान कई कई जगह हाँ। आपके जो कैमरा से हम्म आपके ओवर स्पीडिंग की टिकटिंग होती है, हम्म कि ओवर स्पीड कर रहे थे, आपको चालान आ जाता है ऑनलाइन, तो वो तो एआई बेस्ड है ना। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, बट ओवर स्पीडिंग और इन सब चीजों के लिए है हमारे पास ऑप्शन एआई पे। अच्छा। तो वो चीज का डिसीजन भी एआई ले सकता है, क्योंकि ये बहुत कट टू कट डिसीजन है। यस और नो के डिसीजंस एआई ले सकता अच्छा। है, लेकिन जहां पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है चीजों का, जहां पे आपको देखिए, होता क्या है, एआई यूजुअली लर्न इशू है। जितने पुराने जजमेंट्स हैं, अगर मैं आज एआई पे अपलोड करता हूँ कि एआई इस पर ट्रेन होना चाहिए, तो वो पुरानी चीजें सीख लेगा, लेकिन नए पोजीशंस नहीं क्रिएट कर सकता ना। नए डिसीजन मेकिंग नहीं हो नहीं सकते हो हैं उसकी सकती उसकी, तरह। वो पुराने डिसीजन पे अपने डिसीजन बेस करे, हम्म और पुराने डिसीजन कई बार गलत हो सकते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है। हाँ, और तब का सिनेरियो अलग था, वेदर अलग था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत फैक्टर है। बहुत फैक्टर हैं क्योंकि एक केस भी आया था महाराष्ट्र से। एक था, माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को कवर करा था उनके पॉडकास्ट में। तो बीड करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोगों ने वेदर फोरकास्टिंग वालों के ऊपर केस करा था हम्म, कि उन्होंने गलत फोरकास्ट बताया। क्यों? देखो, वेदर फोरकास्ट 1000 फैक्टर से भी ऊपर है, और वो चीज को इतना इजी नहीं है कि प्रेडिक्ट कर सके। आज भी इतने एडवांस सिस्टम होने। तो अभी एआई मतलब ह्यूमनॉइड्स नहीं बना सकता है, और इन द टर्म ऑफ कि वो एक रिप्लेस कर दे। करेक्ट। हाँ, जब तक एआई फ्रेश डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, आप देखिए, अभी की बात करते हैं, आप लॉ में सिर्फ लॉ नहीं है, हम्म लॉ अफेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को, ठीक है। ठीक है। हर चीज जो पेपर में लिखी है, हाँ वो वैसे के वैसे हाँ। अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ये पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। हम्म उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अच्छा। लॉ के फैक्टर्स जो हैं, वो जज टू जज डिपेंड करेंगे। लॉ ओवरऑल मशीनरी would work to further the humanitarian cause, right? But there might be instances जहां पे बहुत टफ डिसीजन आते हैं, जो कि आपको उस पॉइंट पर लग रहा है कि दे आर नॉट फर्दरिंग द कॉज ऑफ फ्री ह्यूमन, हम्म ठीक है। बट वह उस टाइम के सिनेरियो, सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं, पब्लिक सिनेरियो, इंटरनेशनल प्रेशर्स, ये सारी चीज देखते हुए
शायद वो डिसीजन लिएगा। जो हाँ, हो सकता है एआई हर चीज देख करके डिसीजन ले सके, बट आप कितने फैक्टर्स प्रोग्रामिंग करेंगे और उन फैक्टर्स पे स्टेट कैसे एक्ट कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। ये ये इश्यूज। अच्छा, और फोरेंसिक में जो है वो कैसे अभी इम्प्लीमेंट होगा, और अभी क्या सिनेरियो है फोरेंसिक में? तो फॉरेंसिक का एक बहुत मेजर इशू जो एग्जिस्ट करता है वो ये हम्म। फॉरेंसिक्स का जो एक मेजर इशू एग्जिस्ट करता है वो ये है कि अभी तक कंपल्शन नहीं था forensics। ठीक है, आप स्टैटिस्टिकल डेटा मैं नहीं बता सकता अभी, आई डोंट हैव दो स्टैट्स, बट फॉरेंसिक्स के बेसिस पे इंडिया में कन्विक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेंस एक तो सिचुएशन पर डिपेंड। घर पे अगर कोई क्राइम हो तो यूजली सस्पेक्ट होंगे घर वाले, और घर वालों के फिंगरप्रिंट और रिमेन सब कुछ हर जगह अवेलेबल है। फॉरेंसिक्स की कंपल्शन सिर्फ इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये अननोन, मैं यहाँ पे बैठा हूं, हम्म। मैंने ये कब छुआ, हाँ। ये कब रख दिया जाए। हाँ। मैं अगर मैं इसी घर पे रहता तो मेरा तो फिंगरप्रिंट होना चाहिए ना इस कप पे। ठीक है, हाँ हो सकता है धुला गया हो, नहीं धुला गया हो, ऐसा सिचुएशन, बट हो सकता है ऑलमोस्ट हर चीज में। दूसरी एक और चीज, क्राइम सीन की इंटेग्रिटी मेंटेन यूजली नहीं होती। इंटीग्रिटी मतलब? तो अगर मान लेते हैं यहां से ये कप चोरी हुआ, हाँ। ठीक, मत इसी चुराना यार। कप चोर क्या करेगा यार चुरा के भी? तो हाँ। ये अभी हाँ। एग्जाम्पल, हाँ। ये कब चोरी हुई, हाँ। तो अब अगर मैं यहां से चोरी हुई, ये कप ऊपर से उठाया जा सकता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इसमें फिंगरप्रिंट छूटे, बट चांस है कि कुछ छूटा हो, है ना। दरवाजे तोड़ा गया होगा अंदर आने के लिए, ये इसको करेक्ट चुराने है। के लिए, हाँ। या खिड़की काटी गई होगी, जैसा भी सिचुएशन। हाँ। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो यूजली क्या होता है, जो जिसका अपना घर है, वो अगर बाहर था तो वो अंदर आकर के ढूंढना शुरू कर ये और क्या क्या गया है। ठीक है, उस चक्कर में जैसा क्राइम सीन था हाँ। वो वैसे का वैसा नहीं रह जाता है। पुलिस बाद में आ पाती है, इंफॉर्मेशन बाद में दी जाती है। अगर आपके घर का दरवाजा टूटा हुआ है हाँ। तो आपको पहले पुलिस को फोन करना चाहिए, पुलिस अंदर है, पुलिस जांच कर ले। ठीक है, हाँ। तब एविडेंस मिल सकता है, फॉरेंसिक एविडेंस। हाँ। बट अगर आप अंदर आ गए, आपने सारी जांच खुद कर ली और फिर पुलिस को बुलाया, तो कुछ तो नहीं। उसको क्या मिलेगा? उसके लिए अगर यहाँ पे फर्ज करो कुछ उंगलियों के निशान के बजाय एक ये रिंग छूटी हुई मिल जाती, ठीक है, या कुछ हेयर मिल जाता, तो जब आप उस हड़बड़ी में ढूंढ रहे हैं तो आप उस चीज को अपनी जगह से हिला देंगे, करेक्ट है। और उस चीज को जब अपनी जगह से हिला देंगे तो उसका रेलेवेंस खत्म हो गया। हाँ। वो कहाँ पाई गई इज एज इंपॉर्टेंट एज कि वो क्या है। ये इशू फॉरेंसिक्स के साथ एग्जिस्ट करता तो अब उसको बीएनएसएस जो नया आ रहा है उसमें वो कैसे चेंज करने वाले हैं? है। तो अब देखिए, फॉरेंसिक्स से कन्विक्शन, फॉरेंसिक्स यूज करके कन्विक्शन कम होते हैं, ये बात सच है, हाँ। बट ऐसा नहीं है कि फॉरेंसिक्स काम नहीं आते। जनरली जो हीनियस क्राइम, ठीक है, या फिर कोई चीटिंग फ्रॉड, इस टाइप की चीजें, ये सारी चीजें आजकल ऑनलाइन भी मूव कर रही हैं। तो फॉरेंसिक्स का मतलब सिर्फ फिजिकल एविडेंस नहीं है, साइबर एविडेंस है। तो साइबर फॉरेंसिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट साइबर एविड जो फॉरेंसिक है उसे तुम डिफाइन करोगे? है। तो साइबर फॉरेंसिक्स अगर डिफाइन किया जाए, हम्म। कोई भी साइबर ट्रेल, मतलब जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया, लॉगिन करके आपने किसी को, आपने एक आईपी एड्रेस
होता है, उस आईपी एड्रेस से आपने किसी और को कांटेक्ट किया, करेक्ट। उस कांटेक्ट से आपने या तो उसके पैसे चुराए या उसको बुली किया, हाँ। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज है, तो आपने वहां पर एक अपना साइबर ट्रेल छोड़ा हुआ, करेक्ट है। ठीक है। अब इसको कैसे कौन इन्वेस्टिगेट करे? अभी तक क्या होता है कि यूजुअली मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, चेक किया जाता है, आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया जाता है, अगर पकड़ में आया तो आदमी पकड़ लिया जाता है, हाँ। बात खत्म। हाँ। बट उसने वो चीज करी कैसे, वो अचीव कैसे किया, ठीक है, उस ये इंपॉर्टेंट और इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लॉकचेन बेस जो है उनको आपको बेस टू बेस ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा। राइट। अगर नॉर्मल इंटरनेट बेस्ड जो सिस्टम है वो आप आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वो आपको बेस टू बेस ट्रैक करने पड़ेंगे, हाँ, जितने मतलब ब्लॉक्स में डिवाइडेड नोट्स है। कनेक्टेड है एक दूसरे हाँ, से। हाँ। तो वो नोट्स ट्रैक करने पड़ेंगे, वो नोट्स ट्रैक करने के लिए आपको साइबर फोरेंसिक्स की जरूरत पड़ेगी। चलो फोरेंसिक की, बट उसके लिए पहले ब्लॉकचेन पे जाना है। यस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होना बहुत है काम है, लीगल के टर्म में। बहुत। अच्छा, इसके बाद जो एक रिकॉर्डिंग्स होती थी अभी तक, पुलिस वाले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या स्टेटमेंट लेते हैं, तो वो अभी तक क्या सिनेरियो था? तो अभी तक कई बार उनको ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता था, हाँ। कुछ केसेस में वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था, हम्म। कंपल्शन नहीं था उसका। हाँ। यूजुअली एक केस डायरी मेंटेन करी जाती थी, कोई क्राइम होता है या कुछ ऐसा होता है, केस डायरी मतलब तो एक ऐसी डायरी है। आपने पूरी एक डायरी क्रिएट करी है, आपने उस केस पर क्या क्या काम हुआ है, किसका स्टेटमेंट किया है, उसके मैनरिज्म्स क्या है, वो सारी चीजें, आपने क्या एविडेंस कलेक्ट किया, आपका उस एविडेंस से क्या इन्फ्रेंस है, ठीक है, वो सारी चीजें आप उस डायरी में रिकॉर्ड करते थे। स्टेटमेंट्स वर्बल ली जाती थी हाँ। या रिटन ली जाती थी करेक्ट। लोगों से, उनका साइन करवाया जाता था। अगर वर्बल ली गई है तो उसको मतलब रिटन में बनाता था कोई और पढ़ के सुनाता था, जो जिसकी भी स्टेटमेंट है उसको, और फिर उसका साइन लेता, हम्म। उसके बाद वो चीज कोर्ट में प्रेजेंट करी जाती थी। सेम सिस्टम अभी भी रहेगा, पुलिस एविडेंस कलेक्ट तो वैसे ही करेगी। हाँ, अब लेकिन ये हो गया है कि अब देयर इज अ कंपल्शन कि आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना ही करना। क्यों? तो इट इज मतलब एक्सपेक्टेड कि जब आप लिख रहे हैं हाँ। तो आपको जो नोट्स हैं, जिन तरीकों से बात करी जाती है, वो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है। तो इसलिए अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका मैनरिज्म कैसे है, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लियर, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग का जरूरी हो गई। अब जरूरी है कि नहीं वो तो स्टेट डिसाइड करता है, कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, अब कंपल्सरी। कंपल्सरी। ठीक है। तो वैभव, कुछ और बातें करनी है? हो गया। हो गया। ठीक है, इस कैमरे पे देख के बोलो, अर्चित जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, स्पॉटिफाई पे फॉलो करो। तो अर्चित जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो ऑन यूट्यूब हाँ। एंड स्पॉटिफाई पे फॉलो करो, हम्म। और थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है।